Hello everyone, my name is Kajal Rautela. I am a biology teacher here at SASG Education Hub and आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स पर। तो हम लोग शुरू करते हैं रेस्पिरेशन से। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? क्या है रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन क्या है? इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनसाइड द सेल्स to release energy in the form of ATP which is used to carry out various life processes। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हर एक सेल के अंदर चलता है। इस प्रोसेस के दौरान हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और जब ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर टूटता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज के टूटने से हमारे सेल्स के अंदर जनरेट होती है एनर्जी और वो एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है और उसी एनर्जी को यूज़ करके हमारे बॉडी के अंदर सारी जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं वो चल पाती हैं। चाहे एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, चाहे डाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना हो, ये कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर अगर चल पा रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्योंकि ये प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर होता है तो हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब सबसे पहले रेस्पिरेशन के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है एज अ रॉ मटेरियल। हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का होना ज़रूरी है क्योंकि यही जब इसका जब ब्रेकडाउन होगा तभी एनर्जी हमारे अंदर फॉर्म हो पाएगी। अब ये ग्लूकोज आया कहाँ से? तो हमने पूरा डाइजेशन टॉपिक पढ़ा था, हमने देखा था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में तो कार्बोहाइड्रेट अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता था ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर आता था और ब्लड के थ्रू ये जो ग्लूकोज है ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज फाइनली पहुंच जाता है। अब जब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर पहुंच जाता है तो इसका फर्दर हमारे सेल के अंदर ब्रेकडाउन होता है और जब ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर टूटता है तो इसके टूटने से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनमें से उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी का भी फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। जो एनर्जी हमारे सेल्स के अंदर फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी की फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। अब ये जो एटीपी है इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो इट्स फुल फॉर्म इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है और इसी एनर्जी को यूज़ करके हमारे सेल्स अपने सारे फंक्शंस कर पाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो अभी हम पढ़ेंगे। हमारी सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे तो हमें वहाँ देखने को मिलेगा कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है जिसके एंड में हमें एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। तो हमने जो है रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देख लिया है और इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बाद पहले हम ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। वाई रेस्पिरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? क्यों रेस्पिरेशन ज़रूरी है हमारे लिए? तो हमें पता है कि जब रेस्पिरेशन होगा तो हमारे अंदर एनर्जी जनरेट होगी। अब ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए? तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी क्योंकि जब हमारे मसल सेल्स के पास इतनी एनर्जी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाएंगे और तभी हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं वो सब पॉसिबल हो पाएंगे। इसके अलावा हमें ग्रोथ के लिए ज़रूरी है एनर्जी का हमारी बॉडी के अंदर होना। जब हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में हमारे सेल्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी जनरेट हो पाएगी तभी हमारे बॉडी के अंदर नए सेल्स और टिश्यूज़ का जो फॉर्मेशन है वो हो पाएगा। तो न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़ आर बिल्ड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। इसके अलावा डैमेज सेल्स आर रिपेयर्ड एंड रिप्लेस्ड कंटिन्यूसली। तो रिपेयर के लिए भी एनर्जी का हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर हमें पता है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और उस कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर रेगुलेट कराना हो तो उसके लिए भी हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
चाहे रिप्रोडक्शन कराना हो। अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स चाहिए होते हैं, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर होना, और उन सभी के लिए एनर्जी का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे सेल का डिवीजन कराना हो, चाहे गैमीट्स का फॉर्मेशन कराना हो, दे ऑल रिक्वायर एनर्जी। इसके अलावा बॉडी के अंदर इतनी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, एंड स्पेशली बॉडी में जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है एटीपी की फॉर्म में। और वो एनर्जी हमें कैसे मिल रही है, तो वो मिल रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने अभी देखा कि रेस्पिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनर्जी रेस्पिरेशन से हमें मिल रही है उस एनर्जी को हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो आफ्टर दिस हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है हमारा, इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के अंदर हो रहा है, क्या वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, इस बेसिस पर हम रेस्पिरेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या अंतर है इन दोनों में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है हमारे सेल के अंदर हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है पूरा कंप्लीट होता है हमारा प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का। और एरोबिक रेस्पिरेशन जब हमारा होता है तो उस दौरान 38 मॉलिक्यूल्स हमारे एटीपी के बनते हैं। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसके एंड में हमें 38 मॉलिक्यूल्स जो हैं एटीपी के वो मिलते हैं। वहीं जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पूरा का पूरा आप देखेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। एनएरोबिक प्रोसेस की जो रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी रिएक्शन है, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती है। और जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उस दौरान एंड में जो है केवल हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल ही मिलने वाले होते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो उसके एंड में हमें कितने एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ओनली 2 एटीपी का मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन हमें ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इन सब में हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, देखने को मिलता है। वहीं एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है ईस्ट में, बैक्टीरिया में, इवन जो एनिमल के मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी बॉडी में और उन पर्टिकुलर कंडीशंस के दौरान एनिमल के जो मसल सेल्स होते हैं जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो हमारे भी मसल सेल्स में क्या होता है, कभी कभार एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। ओके, अब एरोबिक रेस्पिरेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है हमारा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये कुछ की फीचर्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, जैसे कि इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है तो वहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस, और जब भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो उसके एंड में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एट द एंड ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड एटीपी कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं, 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के जो हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में फॉर्म होते हैं। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल्स के सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं आपके, चाहे वो एम्फीबियंस हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, इन सब में आपको एरोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन, जैसे कि ह्यूमन है, डॉग हैं, कैट हैं, फ्रॉग, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं हमारे, फिशेस हैं, इन सब में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे लिखा है, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मैक्सिमम एनर्जी हियर। तो हमने पढ़ा ही है, हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और आज हमें पता भी चल गया है कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसके एंड में 38 मॉलिक्यूल्स जो है हमारे एटीपी के वो फॉर्म हो रहे हैं। दैट्स वाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, अब एरोबिक जो हमारा रेस्पिरेशन है उसकी हम इक्वेशन देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से हमारे सेल्स के अंदर ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज जो है इट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज हमें पता है कि भाई 6 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला है इसका C6H12O6। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस में, चाहे मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं चाहे मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, पहला स्टेप दोनों में कॉमन रहने वाला होता है और वो होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होगा, देखिए इस पूरी इक्वेशन में सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो सबसे पहले आपका कन्वर्ट होता है इनटू पाइरुवेट। तो पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो वहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके पाइरुवेट के वो फॉर्म होंगे। अब पाइरुवेट क्या है, पाइरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो हमने देखा सबसे पहले ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो टूटेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ब्रेकडाउन हमारे ग्लूकोज का हो रहा है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है ये कहाँ होता है, तो इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जब एक बार ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये जो पाइरुवेट का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पर इसका आगे का जो फेट है वो डिसाइड होता है। तो बेसिकली जब ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल बन गया, अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल सीधे सीधे एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस पाइरुवेट का मॉलिक्यूल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये एंटर हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एक साइकिल चलती है और उस साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल एक साइकिल चलेगी जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलेंगे। और उसके बाद ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इस पाइरुवेट के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। और जब ये पाइरुवेट के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है तो उसके एंड में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल्स। तो हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकडाउन होके कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। वो पहले ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है उसके थ्रू ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल जो है ये एंटर करता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हमें लास्ट में मिलते हैं 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो इस तरह से पाइरुवेट का अगर हम देखें तो कंप्लीट जो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसके एंड में हमें 38 मॉलिक्यूल्स जो है हमारे ATP के वो मिल रहे हैं। पहला जो स्टेप है ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना, ये कॉमन रहने वाला है। चाहे मैं एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो हम लोग, चाहे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, दिस स्टेप विल रिमेन कॉमन। बस आगे जो है वो पाइरुवेट जो है उसका आगे फर्दर किस तरह से ब्रेकडाउन होगा वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पूरा जो प्रोसेस है
माइटोकॉन्ड्रिया का दिस पायरुवेट का आपका CO2 वाटर और 38 मॉलिक्यूल ATP के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है एरोबिक रेस्पिरेशन अकर मेनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है। जो इनर मेम्ब्रेन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वहाँ पर ही ये 38 जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ATP के वो फॉर्म हो रहे होते हैं। अगर हम देखें इसके एंड में हमें कितने मॉलिक्यूल्स ATP के मिले हैं, तो 38 मॉलिक्यूल्स जो हैं ATP के वो हमें यहाँ पर इसके एंड में गेन हुए हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन को सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिसके एंड में हमें 38 मॉलिक्यूल्स ATP के जो हैं वो मिलते हैं। तो हमने पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन समझ लिया है और हमने देखा किस तरह से ग्लूकोज पहले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ एंड एट द एंड ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल लास्ट में जब इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किस तरह से ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल्स जो हैं ATP के उसमें कैसे कन्वर्ट हो गया या उसमें किस तरह से इसका पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा कुछ फीचर्स एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के फीचर्स हैं। तो हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाई एनर्जी यील्ड, और इसका मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में हमें जो है वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिल रही है 38 ATP की फॉर्म में, है ना, और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है CO2 एंड वाटर। CO2 और वाटर हमारी बॉडी से किस तरह रिलीज़ होता है, तो भाई CO2 को हम एक्सेल आउट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा जो वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है ये या तो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है या फिर स्वेट की फॉर्म में हम इसे अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ आउट कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में ही हमारा जो है ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और हमने देखा कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है और इसे बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट माना जाता है। तो क्यों माना जाता है भाई? इसलिए माना जाता है क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरी तरह से यहाँ पर टूट रहा है और इसके एंड में जो एनर्जी हमें मिल रही है वो उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई। नाउ आफ्टर दिस हम लोग देखने वाले हैं हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम लोग जो हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारा वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा इन आपका जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है तो वहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा ज़रूर, लेकिन उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो हियर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस। अब क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो आधा अधूरा ही टूट रहा है तो इसके एंड में जो एनर्जी बनेगी उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। जस्ट 2 molecules of ATP will be formed in case of anaerobic respiration, है ना। हमें साफ तौर पे अंतर दिखाई दे रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स हमारे ATP के फॉर्म हुए थे, वहीं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 मॉलिक्यूल्स हमारे ATP के फॉर्म हुए हैं। इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट एंड प्रोडक्ट। हम देखेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स जो कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखे थे। अब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये हमें देखने को मिलता है ईस्ट में, बैक्टीरिया में, इवन इन द मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स। मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स में भी हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट इज़ लेस एफिशिएंट, ये लेस एफिशिएंट होता है देन एरोबिक, क्योंकि इसके एंड में हमें कितने मॉलिक्यूल्स ATP के गेन हो रहे हैं? जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हमारा टाइप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो भाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी हम कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप्स में। एक हमारे पास है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द सेकेंड टाइप वी हैव इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो हम लोग
एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। हमारे पास 2 टाइप्स है इसके। फर्स्ट वन इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है हमारा, वो हमें देखने को मिलता है हमारा ईस्ट में और बैक्टीरिया में। ये 2 कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट हमें पता है इट्स अ यूनिसेलुलर फंजाई, और बैक्टीरिया जो है हमारा वो तो हमें सब लोग जानते ही हैं, है ना। तो ये दोनों हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। अब जब भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो उसके एंड में हमें क्या मिलता है, देखिए ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के एंड में क्या होगा, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमें मिलेगा इथेनॉल, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स हमें एटीपी के जो हैं वो यहाँ से गेन होने वाले होते हैं। वहीं जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारा होता है तो पहले हम देख लेते हैं किन किन ऑर्गेनिज्म में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलता है हमारा इन द मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड इन सम बैक्टीरिया ऑल्सो। एनिमल के जो मसल सेल्स होते हैं और एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो हमारे में भी क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये हमें देखने को मिलता है। बट कुछ कंडीशंस अराइज होती है हमारी बॉडी में, तभी ये जो प्रोसेस है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का, तब हम ये देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जब भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वहाँ पर भी होता है, लेकिन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद हमें जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो है हमारे पास लैक्टिक एसिड एंड जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो एट द एंड ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ग्लूकोज गेट्स ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग ने देखा कि रेस्पिरेशन, और हमने उसके टाइप्स के बारे में बात करी, जिसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को जाना। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हमने थोड़ा बहुत देखा, आज हमने देखा इसके टाइप्स, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा या जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा उसमें हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस को डिटेल में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।